Kumar and welcome all of you in this IT Jam 2017 paper solution. I have secured all India rank 167 in JS 2020 and 257 in IT Jam 2020. आज हम लोग IT Jam 2017 का जो फिजिक्स का पेपर था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 जो 1 मार्क्स के हैं और नेगेटिव 1/3 है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन ए प्लाज्मा इज गिवन by omega square is equal to c square k square plus omega p square where c and omega p are constant। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे c एंड ओमेगा p जो है वो क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में 0 होगा। ओके, इन दिस प्लाज्मा द ग्रुप वेलोसिटी इज, अपने को क्या बताना है, ग्रुप वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू but not equal to phase velocity, inversely proportional to the phase velocity, equal to the phase velocity, a constant। अपने को ग्रुप वेलोसिटी निकालना है और देखना है कि वो फेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्वल है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एज वी ऑल नो दैट दिस इज गिवन इक्वेशन डिस्पर्सन रिलेशन। We all know that the group velocity is Vg equal to d omega by dk and the phase velocity Vp is omega by k. Now if we differentiating equation 1 with respect to k, then what we will have is like that। जैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन k के रिस्पेक्ट में, देखिए हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर को के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है रह जाएगा, और ये के स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के हो जाएगा, प्लस ओमेगा पी स्क्वायर पूरा पूरी कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ से आगे देख सकते हैं कि ये 2 अपन का देख रहे हैं कैंसिल हो गया। अपन क्या कर रहे हैं, इस के को उठा के RHS में ले आ रहे हैं तो ओमेगा बाई के हो गया, और ये पहले से ऑलरेडी डी ओमेगा बाई डी के है दोस्तों, डी ओमेगा बाई डी के ऑलरेडी है, और इज इक्वल टू उधर क्या बचा, सिर्फ सी स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि ओमेगा बाई के क्या होता है, फेज वेलोसिटी जिसको वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी ओमेगा बाई डी के क्या होता है दोस्तों, ग्रुप वेलोसिटी जिसको वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्वेश्चन में कह रखा था कि एक कांस्टेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वीपी इंटू वीजी का जो प्रोडक्ट है वो सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी कि वीपी इंटू वीजी का जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि Vg इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई Vp होगा। इसका मतलब है जब कांस्टेंट हटाएंगे दोस्तों तो इक्वल का साइन किस में बदल जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में, यानी कि Vg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई Vp, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि Vg इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी Vp, यानी कि जो ग्रुप वेलोसिटी है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, फेज वेलोसिटी का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फेज वेलोसिटी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर फ्लोज इन एन इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर along the axis of a hemisphere as shown in the figure. The value of surface integral curl of b dot ds over the hemispherical surface as shown in the figure is। दोस्तों इस इंटीग्रल का, सरफेस इंटीग्रल का हमको वैल्यू बताना है, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, किसके ओवर में, ये जो आप हेमी स्फेरिकल सरफेस देख पा रहे हैं इसके ओवर में इसका बताना है वैल्यू, और करंट दे रखा है, ये कितना करंट इनक्लोज कर रहा है दोस्तों, 10 एम्पियर करंट इनक्लोज कर रहा है। आपको बताते चले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ का नॉलेज होना चाहिए, और आशा करता हूं कि आप सभी को एम्पियर सर्किटल लॉ क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, आपको आता होगा दोस्तों। इसका हमको वैल्यू निकालना है, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है दोस्तों, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई, जहाँ पे आई क्या है दोस्तों, इनक्लोज करंट, करंट इनक्लोजेज बाय द सिस्टम। दोस्तों जैसे आप अप्लाइंग करेंगे, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है
और उसका लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल है, तो उसको आप उसके सरफेस इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन ए। तो ए डॉट डी एल का दोस्तों वेक्टर कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। यानी कि आप लाइन इंटीग्रल से आप सरफेस इंटीग्रल में इस तरह से जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल, इसको हम अगर यहाँ स्टोक्स थ्योरम लगाए और इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना चाहें तो बी को क्या लिखना पड़ेगा, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एल से हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, सरफेस इंटीग्रल, तो डी एस हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई। क्या अपने को इसी इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, यस अपने को इसी इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट का म्यू नॉट, और ये सरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना करंट इंक्लोज कर रहा है दोस्तों, 10 एम करंट इंक्लोज कर रहा है। तो आई के जगह पे हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि म्यू नॉट इंटू 10 यानी कि 10 म्यू नॉट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस इंटीग्रल दिया था कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 म्यू नॉट, और ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर टू सिंगल टर्न कोप्लेनर concentric coils of radii R1 and R2 with R1 much more greater than R2. The mutual inductance between the two coils is proportional to। दोस्तों आप यहाँ पे दो कोप्लेनर कॉयल देख पा रहे होंगे, एक रेडियस R2 का है और दूसरा R1 का है। दोनों का कॉमन सेंटर है दोस्तों, कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं। यहाँ पे R1 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है R2 से, मतलब R2 को लगभग पॉइंट मान सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा मान लेते हैं अपन कि अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन बताना है अपने को M। तो मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है दोस्तों उसमें I1 करंट बह रहा है, इसको कॉइल 1 मान लेते हैं, और R2 रेडियस वाले कॉइल को कॉइल 2 मान लेते हैं। तो इस I1 करंट जो यहाँ पे बह रहा है दोस्तों, उसके चलते इस छोटे से रीजन R2 वाला जो कॉइल है दोस्तों, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों, इस करंट I1 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको मालूम है किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट I1 बाई 2R1, ठीक है, म्यू नॉट I1 बाई 2R1। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्लक्स इन द R2 रीजन इज φ2 इक्वल टू B1 टाइम A2, ठीक है। तो अपने को R2 रीजन में फ्लक्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कर लिए, और जिस रीजन में निकालना है उसका एरिया A2 ले लिए, और मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा इंटायर लूप के चलते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, म्यू नॉट I1 बाई 2R1 इंटू I2 कितना हो गया, पाई R2 स्क्वायर। हमने इसको ठीक ठाक कर लिया, इधर उधर अरेंज कर लिया, तो ये बन गया म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1 इंटू I1। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है जो सेकेंड रीजन से पास कर रहा है जो फ्लक्स, उसका ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि φ2 बाई I1 जो होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ I1 को LHS में लाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जो φ2 बाई I1 है दैट इज द फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल डिवाइडेड बाय करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्टेंस M। इस तरह से आप देख सकते हैं M का हमारे पास इतना वैल्यू आ गया, जो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, M इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि म्यू नॉट पाई और 2 ये तीनों क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R2 स्क्वायर बाई R1। और इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इस सिस्टम का वो होगा R2 स्क्वायर बाई R1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही बेसिक क्लास 12 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से है, बुलियन अलजेब्रा से। The z equal to this pq plus pqr plus pqrs plus pqrst plus pqrstu then z bar is equal to what। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे हम दो कंसेप्ट बता देते हैं कि 1 प्लस अगर a है तो बुलियन आइडेंटिटी में ये इसका वैल्यू 1 होता है, और कहीं पे अगर ए बी बार है दोस्तों, ए बी का बार है पूरा होल बार है, तो इसको अपन ए बार प्लस बी बार लिखते हैं, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स रूल है, ये क्या है, डी मॉर्गन्स रूल है, ये डी मॉर्गन्स रूल है, और ये आइडेंटिटी है, बुलियन अलजेब्रा का आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट को भी अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इनको आप ध्यान से रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ भी आपको बता देते हैं दोस्तों कि कहीं पे अगर ए प्लस बी पूरा का होल बार मिल जाए तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, ए बार इंटू बी बार, ठीक है, इंटू, और जब इंटू रहेगा तब प्लस। ओके, अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
अपने को जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है और जेड बार निकालना है। दोस्तों अब ये देखिए हमने जेड में क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले इस दो टर्म में जो कॉमन है उसको देखिए ले लिया, पी क्यू आर एस टी, तो बचा वन यहाँ से और यहाँ से यू, तो वन प्लस यू, और आपको बताएं आइडेंटिटी वन प्लस यू कितना हो जाएगा वन। तो नेक्स्ट स्टेप में बचेंगे चार टर्म। अब इस चार टर्म में से फिर ये जो आपको दो टर्म दिख रहे हैं दोस्तों, उसमें कॉमन क्या है, पी क्यू आर। तो जैसे अपन पी क्यू आर एस कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, वन प्लस टी, तो वन प्लस टी का फिर से बुलियन आइडेंटिटी वन हो जाएगा वैल्यू। फिर से आप इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, ये तीन टर्म बच गए, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे देखिए इस दो टर्म में, लास्ट दो टर्म में फिर से पी क्यू आर कॉमन है दोस्तों, तो वन प्लस एस आ गया। इस तरह से पी क्यू आर जब कॉमन लिए तो, और वन प्लस एस का वैल्यू कितना होता है, वन। अब देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, पी क्यू प्लस पी क्यू आर। यहाँ पे भी फिर से इन दोनों टर्म में पी क्यू कॉमन है तो कितना आ गया हमारे पास, वन प्लस आर। वन प्लस आर का फिर से दोस्तों बुलियन अलजेब्रा आइडेंटिटी से आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, जेड इक्वल टू पी क्यू बचा। और अपने को क्या निकालना है दोस्तों, जेड बार निकालना है। तो जेड बार इक्वल टू पी क्यू का होल बार, और आपको डी मॉर्गन डी मॉर्गन्स का रूल बताएं कि पी क्यू का पी इंटू क्यू का होल बार है दोस्तों, उसको कैसे तोड़ेंगे, पी बार प्लस क्यू बार। देखिए यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ पे लिख भी दिया है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, जेड बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन सी, पी बार प्लस क्यू बार। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं पे अगर त्रुटि या गलती हो जाती है हमसे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम भी इंसान हैं और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं हर संभव, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं त्रुटि रह जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको एक्सक्यूज करने के बजाय उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करें अपने स्तर से। जो भी बुक या नोट्स हैं आपके पास, एकदम श्योर है कि 100% कोई भी आदमी करेक्ट नहीं हो सकता है, त्रुटि थोड़ी बहुत हो ही जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The figure shown in the figure is a combination of logic gates. The output values at P and Q are correctly represented by which of the following? दोस्तों आपको यहाँ पे दो लॉजिक गेट दिख रहे हैं, इसमें ये क्या है, नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट है, और यहाँ पे दो इनपुट दे रखा है। इस नैंड गेट का एक इनपुट दे रखा है, इस नैंड गेट का भी एक इनपुट दे रखा है। इसका इनपुट वो एक 1 दे रखा है, इसका 0 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट का वैल्यू क्या होगा पी एंड क्यू का। दोस्तों आपको सबसे पहले नैंड गेट का बुलियन फंक्शन जो ट्रुथ टेबल होता है वो मालूम होना चाहिए। दोस्तों एंड गेट का क्या रूल है कि अगर आप उसको 1 1 देते हैं तभी वो 1 देगा, अदरवाइज 1 0 0 1 या 0 0 देते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है दोस्तों, 0 0 0 होता है। लेकिन चूंकि इस एंड गेट में एक नॉट गेट यहाँ भी लगा हुआ है, एक यहाँ भी लगा हुआ है, तो रिजल्ट उल्टा होगा। यानी कि जब आप 1 1 इनपुट देंगे दोस्तों तब आपको 0 मिलेगा, और जब 1 0 देंगे तब 1 मिलेगा, 0 1 में भी 1 मिलेगा और 0 0 में भी 1 मिलेगा। तो हम चलिए इसको मान लेते हैं, फर्स्ट नैंड गेट को A1 मान लेते हैं, सॉरी, और इस सेकंड को A2 मान लेते हैं। ये नैंड गेट है, ठीक है। अब देखते हैं कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा। आपको ट्रुथ टेबल दोस्तों पता चल गया नैंड गेट का। ओके, 1 1 पे 0 और बाकी अदर स्टेट में 1 0 या 0 1 या 0 0 में 1 मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब इस नैंड गेट का एक इनपुट दोस्तों 0 है, तो आपको बताते चले कि जैसे ही नैंड गेट का एक इनपुट 0 हो गया, तो ये चलिए पहले नॉट को हम लोग भूल जाते हैं, पहले एंड समझते हैं। ये एंड गेट है, ओके, नॉट को अलग कर दिया है। तो आपको मालूम है कि जो एंड गेट होता है दोस्तों, उसमें अगर एक भी इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट क्या मिलता है दोस्तों, 0 मिलता है। तो यहाँ पे चूंकि इसका एक इनपुट 0 है, तो दूसरा इनपुट रिगार्डलेस ऑफ द सेकंड इनपुट, द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट विल 0। और चूंकि यहाँ नॉट लगा है तो दोस्तों ये क्या दे देगा, 1 देगा। तो क्यू के पास क्या पहुँच गया, 1 पहुँच गया, ठीक है। तो क्यू के पास क्या पहुँच गया, 1 पहुँच गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पी और क्यू का दिया हुआ है आंसर, पी और क्यू का आउटपुट, तो ये तो ख़त्म हो गया और ये भी दोस्तों ख़त्म हो गया। इस दो में देखिए जो क्यू का वैल्यू है वो 1 और 1 दिया हुआ है, मतलब आंसर बी और सी में ही कोई होगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्यू का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये जो 1 है दोस्तों यहाँ से फैड होगा और यहाँ पे पहुँचेगा 1। अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक एंड गेट है दोस्तों, तो 1 1 मिल के एंड गेट का आउटपुट कितना दिया, 1 दिया। लेकिन यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है दुर्भाग्य से, तो 1 1 का 1 दिया था, लेकिन ये नॉट गेट 1 को क्या बना दिया दोस्तों, 0 बना दिया। तो इस तरह से P के पास कितना मिल गया आउटपुट हमें, 0। यानी P का आउटपुट दोस्तों 0 मिला और Q का आउटपुट जो है दोस्तों हमें कितना मिला, 1 मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका हमने सॉल्यूशन भी लिख रखा है, आप चाहें तो गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। दोस्तों जो अर्थ्स का इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों, उसके चलते जो इवनिंग के समय में दोस्तों जो लाइट रे आती है दोनों पेरीफेरी से, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसके चलते लाइट बैंड हो जाती है और हमें ओवल शेप का दिखाई देता है। ठीक है, ओवल शेप ऑफ द इवनिंग सन दिखाई देता है। तो इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चलते हमें ओवल शेप ऑफ द इवनिंग से सन दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फॉर द 3 मैट्रिसेस गिवन बिलो विच वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स 3 दिख रहे हैं, सिग्मा 1 0 1 1 0, सिग्मा 2 0 I माइनस आई 0 और सिग्मा 3 1 0 0 माइनस 1, उनके बारे में इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन ए है। तो हम सबसे पहले ए को ही हीट एंड ट्रायल करते हैं। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, ये सिग्मा 1 2 3 दिया हुआ है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का हमने देखिए प्रोडक्ट लिया, 0 1 1 0 0 I माइनस आई 0। देखिए प्रोडक्ट कैसे होता है दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक का रो है उसको सेकेंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक का जो कॉलम है दोस्तों उसको, ओके सॉरी आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है दोस्तों उसको सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 0 माइनस आई है, तो इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये कितना दे देगा, माइनस आई दे देगा। ठीक है, फिर उसी तरह से इसी रो को दोस्तों, फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना देगा दोस्तों, 0 दे देगा। उसी तरह इसका सेकेंड रो को इसका फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के साथ रेस्पेक्टिवली आप कीजिएगा तो ये 0 और आई दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 को मल्टीप्लाई किया दोस्तों, आंसर आया माइनस आई 0 0 आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से अगर हम माइनस आई दोस्तों कॉमन लेते हैं तो यहाँ से माइनस आई कॉमन आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ तो 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस 0 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस आई से अगर माइनस आई कॉमन आएगा दोस्तों तो यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। यानी कि माइनस आई टाइम कितना हो गया, 1 0 0 माइनस 1। आप देख सकते हैं कि 1 0 0 माइनस 1 क्या है दोस्तों, हमारा सिग्मा 3 मैट्रिक्स है। यानी कि माइनस आई टाइम ये क्या बन गया, सिग्मा 3 बन गया। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जो प्रोडक्ट है दोस्तों इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, माइनस आई टाइम सिग्मा 3। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने चेक कर लिया कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane in a cubic lattice makes intercepts of a by 2 and 2a by 3 with the 3 crystallographic axes respectively. The Miller indices for this plane are। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो दिया हुआ है किसी प्लेन का अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, किसी क्रिस्टलोग्राफिक का स्ट्रक्चर का, और अपने को मिलर इंडिसेस बताना है। जो पहला दिया हुआ है दोस्तों, इंटरसेप्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज ए बाई 2 एंड 2a by 3। दोस्तों मिलर इंडिसेस निकालने का जो सबसे पहला स्टेप होता है कि अपन उस लेटिस पैरामीटर, जो ए यहाँ पे दिख रहा है वो लेटिस पैरामीटर है या उसी को लेटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं दोस्तों, उससे सबसे पहले डिवाइड कर ले थ्रू आउट। तो देखिए तीनों को अपने ए से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या बच गया, यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2/3 बच गया। अब दोस्तों रेसिप्रोकल लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, 1/2 का 2 हो गया और 2/3 का दोस्तों 3/2 हो गया। इसके बाद जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोस्तों, नीचे अपन जो है उससे एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला जो टर्म होता है सबका फ्रैक्शन के नीचे, उसको कॉमन उसका एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी का केस में आप देख सकते हैं कि नीचे में इसके 1 है, इसके भी नीचे 1 है और इस 3 के नीचे 2 है। तो एलसीएम लेने से क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यानी कि अपने को 2 से तीनों इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से किया और इसको भी 2 से किया। आप देख सकते हैं ये 1 × 2 2 बन गया, ये
ये 4 बन गया 2 2, और ये 2 2 कटा तो ये 3 बन गया। इस तरह से हमारा क्या आ गया 2 4 3। अब इस सर्कुलर ब्रैकेट में मिलर इंडिसेस को दोस्तों रखा जाता है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो 2 4 3 इस क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर का प्लेन का क्या है दोस्तों, मिलर इंडिसेस है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि मिलर इंडिसेस क्या होगा, तो वो होगा 2 4 3। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो 2 4 3 यानी कि ऑप्शन है दोस्तों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following symmetric curves best represents the variation of conductivity sigma of a metal with temperature T। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, A, B, C और D। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है ये सिग्मा वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। चारों सिग्मा वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। हमको पूछा है कि कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी घटता है और रेसिस्टिविटी बढ़ता है मेटल का। ठीक है, ये अपने को मालूम है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसमें दिखा रहा है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो ये गलत है। इसमें देखिए दिखा रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेसिस्टिविटी घट रहा है, लेकिन एकदम कांस्टेंट रेट से घट रहा है दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी घट रहा है, लेकिन इनिशियली जब टेम्परेचर दोस्तों 0 है तब ये सिग्मा को इन्फिनिटी दिखा रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये भी गलत है। तो इस तरह से हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से बी को निकाल लिए, और बी करेक्ट ऑप्शन है कि जब टेम्परेचर 0 होता है तब मैक्सिमम का मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक होगा वो, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सेक्शन ए का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर एन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम मूविंग एट स्पीड c/2 away from another inertial frame s along the common x prime axis, where c is the speed of light. As observed from s prime, a particle is moving with speed c/2 in the y prime direction as shown in the figure. The speed of the particle as seen from s is। दोस्तों एक एस फ्रेम है यहाँ पे और एक दूसरा एस प्राइम फ्रेम है। एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एस प्राइम फ्रेम है वो देखिए यहाँ पे c/2 स्पीड से इसी अलॉन्ग एक्स प्राइम एक्सिस में मूव कर रहा है। आपको एक पार्टिकल को देखा जा रहा है कहाँ से, एस प्राइम फ्रेम से। एक पार्टिकल को कहाँ से देखा जा रहा है दोस्तों, एस प्राइम फ्रेम से। जो एस प्राइम फ्रेम से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो वाई प्राइम डायरेक्शन में c/2 स्पीड से मूव कर रहा है। अब अपने को बताना है कि इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा अगर कोई बंदा इस एस फ्रेम में बैठ के देखेगा। अगर कोई बंदा इस एस फ्रेम में बैठ के दोस्तों देखेगा तो इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। दोस्तों एक यहाँ मज़ेदार बात समझने वाली ये है कि अगर कोई बंदा एस फ्रेम में बैठा है तो उसको उस पार्टिकल का स्पीड वाई प्राइम डायरेक्शन में तो दिखेगा ही, साथ में चूँकि एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दोस्तों एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, कॉमन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, एक्स प्राइम एक्सिस के अलॉन्ग में, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें इस पार्टिकल का ऐसा फील होगा कि वो वाई में तो जा ही रहा है, साथ में वो आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल हमें कैसा फील होगा कि ऊपर तो जा ही रहा है, साथ ही एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों हमें अगर एस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में भी होगा और कुछ इस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, मतलब वाई और एक्स दोनों ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन का स्पीड को निकालना है और फिर हम लोग फाइनली उसका रिजल्टेंट स्पीड यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला रूट अंडर यू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस यू वाई प्राइम स्क्वायर, सॉरी यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर करके। तो सारा मेजरमेंट कहाँ से करना है दोस्तों, हमको एस फ्रेम से करना है। तो आइए अब फटाफट देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, ओके लेट्स सी देयर। दोस्तों पार्टिकल का स्पीड जब हम लोग एस प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं तो वो दिया हुआ है c/2,
जो ई वाई प्राइम है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द एस प्राइम फ्रेम, दैट इज गिवन बाय c by 2. v is the velocity of the s prime frame with respect to s frame, which is given by c by 2. You can see there uz prime is the speed of the particle in the z direction as seen by an observer in s prime frame. देखिए s prime frame से z डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई स्पीड नहीं दिया है तो जीरो हो गया, और यू एक्स प्राइम मतलब एस प्राइम फ्रेम से हम लोग एक्स डायरेक्शन में भी कोई स्पीड नहीं दिया है तो वो भी कितना हो गया, यू एक्स प्राइम भी दोस्तों जीरो हो गया। अपने को रिजल्टेंट स्पीड निकालना है कहाँ से, एस फ्रेम से, इसीलिए हमने यू लिखा है। अगर एस प्राइम फ्रेम से निकालना था तो यू प्राइम लिखते, लेकिन फिलहाल अपने को क्या निकालना है, एस फ्रेम से। तो एस फ्रेम से जो भी रिजल्टेंट स्पीड होगा दोस्तों क्या होगा, यू इज इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। मतलब एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड दिखेगा, वाई डायरेक्शन में दिखेगा और जेड में दिखेगा, तीनों को निकाल के अपन रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन हम समझा पाए होंगे। अब एक एक करके सबका फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों और उसका कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों यूएक्स का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, वो होता है यूएक्स प्राइम प्लस भी बाई 1 माइनस यूएक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएक्स प्राइम जीरो है और भी सी बाई 2 है, और 1 माइनस यूएक्स प्राइम जीरो है, तो ये पूरा टर्म दोस्तों जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सी बाई 2। तो यूएक्स प्राइम मिल गया, यूएक्स मिल गया सी बाई 2। आगे इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो देखेंगे यूआई का जो फार्मूला होता है दोस्तों वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, वो होता है यूआई प्राइम इंटू रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे फिर से आप यूआई प्राइम का वैल्यू रखेंगे तो वो सी बाई 2 है दोस्तों, 1 माइनस भी स्क्वायर की जगह सी बाई 2 का स्क्वायर और नीचे में सी स्क्वायर, और ये 1 माइनस यू एक्स प्राइम दोस्तों जीरो है, तो यह पूरा टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना हो गया, सी बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर दोस्तों कट जाएगा। अब अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए इसको मैंने और फर्दर सॉल्व किया है। यू आई इज इक्वल टू सी बाई 2, ये सॉल्व करने से कितना आएगा, रूट 3/4 आएगा, तो सी बाई 2 और ये रूट 3/2 हो जाएगा, तो इस तरह से रूट 3 सी बाई 4 हो गया, ये हो गया यू आई। अब इसी तरह से सिमिलरली अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, यू जेड भी निकालेंगे। आइए देख लेते हैं। यू जेड का फॉर्मूला भी यू आई की तरह ही है दोस्तों, यू जेड प्राइम रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और 1 माइनस यू एक्स प्राइम भी बाई सी स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं यू जेड प्राइम जीरो है चूँकि, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, तो हमारा यू जेड कितना आ गया, जीरो। अब अपने को रिजल्टेंट वेलोसिटी यू चाहिए, तो वो हो जाएगा अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। दोस्तों यू एक्स कितना है, सी बाई 2, तो उसको रख दीजिए, तो सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस यू वाई कितना है, रूट 3 सी बाई 4, तो रूट 3 सी बाई 4 का स्क्वायर प्लस यू जेड कितना है दोस्तों, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 सी स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 सी स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर बाई 16। इसको अगर फर्दर आप स्टेप को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये कुछ इस तरह से आएगा, रूट अंडर 7 सी स्क्वायर बाई 16, और ये टूट के क्या हो जाएगा, रूट 7 बाई 4 सी। यानी कि अगर कोई बंदा एस प्राइम फ्रेम से उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा जो एस प्राइम फ्रेम में मूव कर रहा है, तो एस फ्रेम से उसका स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड कितना दिखाई देगा दोस्तों, रूट 7 बाई 4 सी। अगर इस क्वेश्चन में इंडिविजुअली अलॉन्ग एक्स या वाई निकालने बोलता है या जेड, तो भी अपन निकाल चुके हैं, तब वो आंसर कुछ और होता। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों, रूट 7 सी बाई 4, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासिकल मैकेनिक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। कंसिडर ए यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम। ए कंसेंट्रिक स्क्वायर ऑफ साइड r by 2 is cut out from the disk, see figure. What is the moment of inertia of the resultant disk about an axis passing through the center of the disk or perpendicular to it? दोस्तों क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि ये जो एक डिस्क है, इसका मास, टोटल मास कैपिटल एम है और इसका रेडियस देख पा रहे होंगे आप आर है। इसमें से एक स्क्वायर काटा जा रहा है जिसका साइड कितना है दोस्तों, r by 2 है। तो कह रहा है कि इस स्क्वायर को काट के हटाने के बाद इस डिस्क का, रिजल्टेंट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये जो स्क्वायर कट करके निकाला जा रहा है उसका मास निकाल लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। दोस्तों आपको यूनिटरी मेथड मालूम होगा,
इस पूरा डिस्क का दोस्तों एरिया कितना होगा, ये जो पूरा डिस्क दिख रहा है उसका एरिया कितना होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होगा, चूँकि रेडियस आर है और उसका टोटल मास एम दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर का मास कितना होगा दोस्तों, एम होगा। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास एम होगा, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा दोस्तों, एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो अपना स्क्वायर का मास कितना होगा, तो उसका एरिया कितना है दोस्तों, उसका साइड अगर आर बाई टू है तो अपने को मालूम है कि जो स्क्वायर का एरिया होता है दोस्तों कितना होता है, आर बाई टू का स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर यानी आर बाई टू का स्क्वायर। तो दोस्तों आर बाई टू का होल स्क्वायर ये एरिया है उस स्क्वायर का। तो इतना एरिया का कितना मास होगा दोस्तों, तो यूनिट एरिया का अगर इतना मास है दोस्तों, तो आर बाई टू स्क्वायर एरिया का कितना मास होगा, तो इतना मास होगा, एम बाई पाई स्क्वायर इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर। इसको एम प्राइम मान लेते हैं दोस्तों, दैट इज़ द मास ऑफ द स्क्वायर। तो हमारे पास एम प्राइम का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, इस तरह से हमारे पास एम प्राइम का वैल्यू होगा एम आर स्क्वायर बाई फोर पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये एम बाई फोर पाई आएगा कट छट के, तो स्क्वायर का मास को एम प्राइम मान लिए, वो इक्वेशन 1। अब अपने को बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन व्हेन द स्क्वायर इज कट आउट। दोस्तों जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, उसको अपन आई प्राइम मान लेते हैं। ये कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क प्लेन माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। आई डिस्क माइनस आई स्क्वायर का सेम एक्सिस के अबाउट में अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो अपने को रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दोस्तों किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। और जो स्क्वायर का होता है दोस्तों होता है एम बाई सिक्स और साइड का स्क्वायर। तो अभी मास एम प्राइम है दोस्तों स्क्वायर का, और साइड लेंथ कितना है आर बाई टू, तो उसका स्क्वायर। बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोस्तों क्लास 11 का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एम प्राइम का वैल्यू जो है वो एम बाई फोर पाई है, और ये 1/6 रह गया, और ये आर बाई टू का होल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर बाई फोर, और ये एम आर स्क्वायर बाई टू है, बीच में माइनस है। अब इसको फर्दर अगर एम आर स्क्वायर बाई टू यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये एम आ चुका है, आर स्क्वायर आ चुका है, एक 2 भी आ चुका है, तो एक 2 आएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 चौके 48, और ये पाई, तो 1/48 पाई, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा दोस्तों 1 माइनस 1/48 पाई। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम आर स्क्वायर बाई टू 1 माइनस 1/48 पाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू 1 माइनस 1/48 पाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Consider a system of capital N particles obeying classical statistics, each of which can have an energy 0 or E. The system is in thermal contact with a reservoir maintained at a temperature T. Let K denote the Boltzmann constant. Then which one of the following statements regarding the total energy U and the heat capacity C of the system is correct? दोस्तों ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि एक सिस्टम में टोटल कैपिटल एन पार्टिकल्स हैं, और किसी भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए दो ही अवेलेबल एनर्जी है, या तो जीरो या तो कैपिटल ई, ठीक है, या तो जीरो या कैपिटल ई। अब अपने को बताना है इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी यू और हीट कैपेसिटी सी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, दोस्तों जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन था, टू हिम E1 0 E2 E दिया हुआ है, दो स्टेट का एनर्जी दोस्तों। फॉर वन पार्टिकल अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, देखिए हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, जितना अवेलेबल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो दो ही अवेलेबल स्टेट है E1 और E2। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर वन पार्टिकल E1 टाइम e टू द पावर माइनस E1 बाई के टी प्लस E2 टाइम e टू द पावर माइनस E2 बाई के टी डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस E1 बाई के टी प्लस e टू द पावर माइनस E2 बाई के टी।
अब देखिए यहाँ से E1 जीरो है और E2 E है, तो उसको हमने यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। चूँकि E1 जीरो है तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, और नीचे में E1 जीरो है तो ये e का पावर माइनस जीरो बन जाएगा, और बाकी ज्यों का त्यों। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इसको आगे क्या लिखा है। तो ये कैपिटल ई टू द पावर माइनस सी बाई के टी, और नीचे में e का पावर माइनस जीरो दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ई का पावर माइनस सी बाई के टी बन जाएगा। ये वन पार्टिकल का दोस्तों इंटरनल एनर्जी है। अपने को पूरा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बताना है, तो पूरा सिस्टम में दोस्तों कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो है कैपिटल एन। तो अपन क्या करेंगे, इसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। तो देखिए हम कैपिटल एन से नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कैपिटल एन ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस सी बाई के टी, ये हो गया पूरा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू आवर गिवन ऑप्शन। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे में ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी को कॉमन ले रहे हैं, तो जिस टर्म में ये टर्म था वहाँ पे 1 हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं था वहाँ चूँकि डिवाइड होगा ई का पावर माइनस ई बाई के टी, और वो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ई का पावर प्लस ई बाई के टी। ऐसे कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे का ये कट जाएगा, तो बचेगा एन ई बाई 1 प्लस ई टू द पावर प्लस ई बाई के टी। तो इंटरनल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हो गया मॉडिफाइड फॉर्म में। इसको अपन क्या मान लेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1। अब आपको बताते चले कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से भी होता है, वो होता है डो वी बाय डो टी एट कांस्टेंट भी। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है उसको टी के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शली डेरिवेटिव लेते हैं भी को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को, तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट है टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो देख सकते हैं आप उसको हमने बाहर में रखा, और 1/1 प्लस ई टू द पावर ई बाई के टी का क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स 1/x का क्या होता है दोस्तों, -1/x²। तो इसका सबसे पहले क्या हो गया, -1/1 प्लस ई टू द पावर ई बाई के टी का होल स्क्वायर। और अब ये जो x है उसका होगा जो बेस है, तो इसके अंदर में क्या है 1 प्लस ई टू द पावर ई बाई के टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा दोस्तों, 1 कांस्टेंट है तो उसका क्या हो गया 0, प्लस एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई बाई के टी का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ई बाई के टी हो जाएगा। और अब ये ई बाई के टी का होगा तो उसका हो जाएगा ई बाई के, और 1/t का दोस्तों क्या होता है -1/t²। तो इस तरह से ऊपर में एक माइनस हो गया और नीचे में t²। आशा करता हूँ आपको ये डिफ्रेंसिएशन समझ में आया होगा। अब इसको हमने दोस्तों क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। देखिए हमने किस तरह से अरेंज किया है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे n है, देखिए हमने एक n लिखा, यहाँ पे e है और यहाँ पे e है, तो e क्या हो गया दोस्तों, e² हो गया। ये एक्सपोनेंशियल e का पावर e बाई के टी, ई का पावर e बाई के टी। नीचे में ये क्या हो गया 1 प्लस ई टू द पावर ई बाई के टी स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस ई बाई टू द पावर के टी स्क्वायर, और नीचे में डिवाइडेड बाई के टी स्क्वायर है, तो हमने भी यहाँ क्या लिख दिया। देखिए हम यहाँ पे के टी स्क्वायर है, अगर आप ऊपर में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में भी करेंगे, तो नीचे में के स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आप के टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर में के मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखिए हम यहाँ पे भी एक के आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा के। तो इस तरह से जो सी वी का मॉडिफाइड फॉर्म आया दोस्तों, वो कितना आ गया, सी वी इज इक्वल टू के टाइम एन ई स्क्वायर बाय के टी का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ई बाई के टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर ई बाई के टी पूरा का होल स्क्वायर। तो ये है आपका दोस्तों सी वी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई और सी वी का अपन ऑप्शन मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी और डी जो है दोस्तों, दोनों यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, यस दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, जिन लड़कों ने सी मारा उनको भी मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने डी मारा है उनको भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मिस प्रिंट के चलते ऐसा क्वेश्चन छप गया है। ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ पार्ट 1 को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।